Hello everybody. Today we will discuss about the systems of angiosperms. जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपके सिलेबस में बॉटनी फर्स्ट पेपर में ये फर्स्ट यूनिट का पहला पार्ट है और इसमें हम एंजियोस्पर्म्स जो टैक्सोनॉमी आपका सिलेबस है जो फर्स्ट पेपर में जो दिया गया है यूनिट फर्स्ट में उससे संबंधित हम जो इंफॉर्मेशन है जो आपको इस सिलेबस में दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आज इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। और सिस्टम्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स की नेसेसरी या आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसा कि आप जानते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग्स वी आर टोटली वी रिलाई ऑन द प्लांट्स on the basis of the oxygen or the other economic importance that have given the much more relevance in our daily life। हमारे दैनिक जीवन में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग है। जो भी हमारे प्लांट हैं, अगर हम इसको फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उनसे हमें तमाम तरीके की फ्रूट या फूड्स हमको मिलते हैं जिससे कि हम उनका उपयोग करके हम अपनी डेली लाइफ में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। हमको एज ए अगर हम ऑक्सीजन आप जानते ही हैं तो हमको प्लांट से ही प्राप्त होता है। जितने भी जंतु जगत में हैं, एनिमल्स हैं, तो इस तरीके से प्लांट के जो क्लासिफिकेशन को, किसी प्लांट के इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटाइज ढंग से पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और उस सिस्टमेटाइज ढंग से पढ़ने के लिए हमको एक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत उसको स्टडी करना होगा। तो उसमें जो क्लासिफिकेशन ये एंजियोस्पर्म्स में सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो चीज़ें हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसमें उस सिस्टम में 3 तरीके की जो क्लासिफिकेशन जो बेसिस बने हैं किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए, हम उन सभी को एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि डेफिनीशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन द डेफिनीशन। डेफिनीशन मीन्स कि ये सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म्स या क्लासिफिकेशन की डेफिनीशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनीशन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट किंगडम और ए पर्टिकुलर प्लांट that is regarding to we have to be systematized in a particular class or order. That means the total of the systematic position that we will study in the incoming classes. But now we will focus the definition. Definition is the प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग एंड डिलिमिटिंग टैक्सा। जाहिर सी बात है कि हम टैक्सोनॉमी को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और टैक्सोनॉमी को स्टडी करने का मतलब है कि हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट को स्टडी कर रहे हैं। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में स्टडी करने का मतलब है कि हम फ्लावरिंग प्लांट को स्टडी कर रहे हैं और उनको एक सिस्टमेटाइज ढंग से एक पर्टिकुलर क्लास में, एक ऑर्डर में हम उसको सब डिवाइड करेंगे। तो एक पर्टिकुलर क्लास ऑर्डर में सब डिवाइड करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त होती है वो हमको एक क्लासिफिकेशन के रूप में हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग मतलब कि किसी ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अवक्रिया या कोई भी जो कार्य हम कर रहे हैं वो इस्टेब्लिश करे, एक स्थापित करे, कोई चीज़ क्या स्थापित करे, एंड डिलिमिटिंग या उसको क्या करे, ब्रेकेज करे, बनाए या उसको तोड़े। किस चीज़ में? किसी टैक्सा को। टैक्सोनॉमी में हम किसी भी टैक्सा को, प्लांट टैक्सा को हम पढ़ते हैं तो उसको हम डिलिमिटिंग करते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे आर्डर्स में या क्लासेस, आर्डर्स, फैमिलीज, स्पीसीज, जीनस, इन सब पार्ट्स में हम धीरे उसको छोटे छोटे पार्ट्स में सब डिवाइड करके एक किसी पर्टिकुलर क्लास के अंतर्गत हम उसको स्टडी करते हैं। तो इंफॉर्मेशन इस डेफिनेशन में आप देखेंगे कि या तो हम टैक्सोनॉमी के जो भी इंफॉर्मेशन है
उसको स्टेबलाइज करते हैं या इस्टेब्लिश करते हैं, उसको बनाते हैं, या उसको कहीं से इंफॉर्मेशन ले आकर के हम उसको कलेक्ट करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उस किसी पर्टिकुलर टैक्सा को हम उसको सब डिवाइड करते हैं। आइदर अगर प्लांट किंगडम की हम स्टडी कर रहे हैं तो हम उसमें आप देखेंगे कि प्लांट किंगडम में जो डिवीज़न है, डिवीज़न के बाद उसको सब डिवाइड करके सब डिवीज़न में डिवाइड करते हैं, फिर इसके बाद हम उसको क्लास में, सब क्लास में, फिर सीरीज़, ऑर्डर और फैमिलीज, इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के जो सिस्टमेटिक पोजीशन को हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन को जो हम अगर डिफाइन करना चाहते हैं, तो क्लासिफिकेशन को डिफाइन करने का मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर टैक्सा को उसको क्लासेस में डिवाइड करते हैं, और जो विभिन्न क्लासेस में उसको डिवाइड करने के इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसको क्लासिफाइड करते हैं, उसको बांटते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट दैट मीन्स द काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन आपके सामने जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये कितने तरीके के हैं। ऐसे तो हो नहीं गया कि टेक्सोनॉमिक में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन, जिसमें चाहे नेचुरल सिस्टम ऑफ हचिंसन हो, चाहे बेंथम एंड हुकर हो, चाहे आप फाइलोजेनेटिक सिस्टम के क्लासिफिकेशन हो, ऐसे ऑल ऑफ सडन आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं हुए हैं। उनको एक किसी न किसी रूप में एक सिस्टमेटाइज ढंग से उनको एक हायरार्की में सजाया गया है, और इसके बाद इंफॉर्मेटिव ढंग से फिर हमारे सामने आज की इस वेल रिफाइंड क्लासिफिकेशन के रूप में हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में 3 तरीके की क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। ये पहला है आपका आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल सिस्टम टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक क्लासिफिकेशन को और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम उनको स्टडी करेंगे, और अब स्टडी करने के बाद उसमें कौन कौन से जो टर्म्स हैं जिस कारण से उनको कहीं पे आर्टिफिशियल कहा गया, कहीं नेचुरल कहा गया, कहीं फाइलोजेनेटिक कहा गया, और कौन कौन से जो बॉटनिस्ट थे, टैक्सोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने अपनी ओपिनियन दी, और वो ओपिनियन किस कारण से एक पर्टिकुलर जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसके अंतर्गत हमने स्टडी किया। आइदर दे आर द प्रिमिटिव इंफॉर्मेशन एंड प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन सच एज द थियोफ्रेस्टस क्लासिफिकेशन और द कैरोलिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को हम इन टर्म्स में भी देखते हैं कि अगर इसको दूसरे रूप में हम सुपरफिशियल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स, तो जो प्लांट्स की जो सुपरफिशियल कैरेक्टर्स है, जो सामने जो दिख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है या बहुत ही ज़्यादा उसके कैरेक्टर्स को भी हमने किसी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के लिए उसको हमने पिकअप नहीं किया, हमने उसमें से बस थोड़े से इंफॉर्मेशन को, जैसे कि हमने लीव्स को देखा, या फिर नंबर ऑफ स्टेमेंस को देखा, या नंबर ऑफ पीटल्स को देखा, या उसके मॉर्फोलॉजी, प्लांट की मॉर्फोलॉजी के रूप में हमने देखा, फॉर्म्स के रूप में देखा, टेक्सचर के रूप में देखा। तो इस तरीके से उसके जो कुछ जो सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि आपको सामने ही एकदम रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक एक करके स्टडी करते हैं। और कभी भी आप इस तरीके से जो मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप के अंदर ये मत पालिएगा कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, कुछ बच्चे ये आंसर दे देते हैं, अगर कोई पूछता है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उन्होंने बता दिया कि नहीं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का मतलब ऐसे क्लासिफिकेशन जो आर्टिफिशियली ढंग से किसी भी प्लांट के पार्ट को हम कलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, ये नेचुरली ही है, प्लांट के बारे में ही इंफॉर्मेशन है, और प्लांट को हम पूरी तरीके से उसमें जान सुन करके उसमें से इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल इसलिए है क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट किए हैं ये बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन से हम कोई एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन को हम जन्म नहीं दे सकते, या फिर उसके बारे में हम स्टडी नहीं कर सकते। उसमें कुछ चीज़ें जो हमको सुपरफिशियली, जो ऊपर से हम किसी प्लांट को देख करके, जैसे कोई बॉटनिस्ट ना हो, मान लीजिए कोई आर्ट बैकग्राउंड का कोई छात्र है
या कोई व्यक्ति है और वो किसी प्लांट को देखता है, तो उसमें वो प्लांट को अगर कह दिया जाए किसी बगीचे में गया और उसको डिवाइड करना है कि एक तरीके के प्लांटों को आप करके, तो वो ये नहीं देखेगा कि ये प्लांट किस क्लास के अंतर्गत आता है, कि ये बॉटनी से रिलेटेड नहीं है। वो सीधे क्या करेगा कि जो छोटे छोटे प्लांट हैं उनको एक जगह रखेगा, फिर उससे जो बड़े प्लांट हैं उनको एक जगह रखेगा, और फिर जो बड़े वाले प्लांट हैं उनको अलग तरीके से वो क्या करेगा, एक सीरीज में कैटलॉग बनाएगा, उसका एक सूची बनाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वो भी एक क्लासिफिकेशन ही है कि भाई उसको 3 तरीके के, जैसे कि तुम्हारे क्लास में भी बच्चों देखिए, अगर बच्चों को देखा जाए कि अगर हमने लेंथ के या हाइट के आधार पर हम देखते हैं कि बच्चों की कितनी कैटेगरी बांटी गई है, तो मीडियम भाई 5 फीट, 5.5 फीट और 6 फीट, 3 तरीके की हम बच्चों को जो भी हमने उसकी लंबाई या हाइट के आधार पे हमने उस क्लासीफाई किया उनको। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है, लेकिन अगर ये क्लासिफिकेशन आप ये कह सकते हैं कि अगर जूलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं या कोई आप सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो उस किसी पर्टिकुलर बच्चे को क्या नॉलेज है, किस विषय से है, आप सिर्फ लंबाई से उसकी बात नहीं सकते। वो उसका विषय क्या है, उस विषय में क्या विशेषज्ञता है, उसकी क्या नॉलेज है। हो सकता है छोटा जो बच्चा है उसका इन्फॉर्मेशन या उसका नॉलेज ज़्यादा हो बड़े वाले से, तो उसको हम अगर नॉलेज के आधार पर हम डिवाइड करेंगे तो उसमें ये क्लासिफिकेशन आपका काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है, ये प्रारंभ में सबसे प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन है। और इसमें जो क्लासिफिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन थे वो सुपरफिशियल कैरेक्टर्स थे जो हमको सामने दिख रहे थे, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने लेकर के एक क्लासिफिकेशन देने का प्रयास किया उन्होंने, कि जो कि एक वेल रिफाइंड क्लासिफिकेशन तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये क्लासिफिकेशन का एक प्रारूप माना जा सकता है। इसमें क्या है कि पहला पॉइंट देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट हैं जिसको हम यहाँ पे आपको डग आउट करेंगे और आपको यहाँ पे इस चीज़ को कॉन्सेप्ट आपका जो भी है उसको क्लियर करना चाहेंगे कि टेकिंग ओनली फ्यू इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स जो भी लक्षण हैं किसी भी प्लांट की, जो हम एक बाहरी आवरण या उसके आकार के रूप में हम जो देख रहे हैं, बस उन्हीं सब इन्फॉर्मेशन को, क्या इसमें कितने स्टेमेंस हैं, कितने पीटल्स हैं, कितने सीपल्स हैं, नंबर ऑफ पीटल्स सीपल्स के आधार पर या फिर उनके बनावट के आधार पर हम किसी भी प्लांट को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो इस बेसिस पर हमने ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का जो बेसिस लिया। कभी भी बच्चों ये आप किसी के सामने ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग का इंफॉर्मेशन मत दीजिएगा जैसे कि लगे कि आप बॉटनी नहीं पढ़े रहे। ये नहीं कि अगर आर्टिफिशियल पूछा जाए तो आप एक कह दीजिए बनावटी फूलों का कलेक्शन, ऐसा नहीं है। वो आर्टिफिशियल का मतलब है कि शुरू में बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम इंफॉर्मेशन में जो क्लासिफिकेशन हमारे सामने रिप्रेजेंट हुए, हम उनको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द लिमिटेड एप्लीकेशन। जाहिर सी बात है कि अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास लिमिटेड है, फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स से हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो अगर इंफॉर्मेशन लिमिटेड है तो जाहिर सी बात है कि उसका उपयोग, जो एप्लीकेशन भी क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। हम उसको हर जगह प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हम उसको उपयोग नहीं कर सकते। जैसा कि आज हम हर्बेरियम बना रहे हैं, तो आज हमारे पास तमाम तरीके के, चाहे आप फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझ रहे हों, चाहे आप नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखें, किसी को भी आपने बेस लेकर के अपना जो क्लासिफिकेशन का रिप्रेजेंटेशन किया, वो क्लासिफिकेशन ज़्यादा रेलिवेंट था। लेकिन यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन जो आर्टिफिशियल बेसिस था, वो लिमिटेड क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन थे, उसके नो रिलेशनशिप एंड अफिनिटी विद द अदर प्लांट्स। जाहिर सी बात है कि अब हमने बता दिया ना कि कोई बड़ा पौधा है, श्रब्स में आ रहा है, छोटा पौधा है, हर्ब्स में आ रहा है, तो आप उससे एक रिलेशन तो है, लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत थोड़े इंफॉर्मेशन है, तो आप उसके बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई से रिलेशनशिप है, और अगर है तो क्या रिलेशनशिप है, इसको आपको बता नहीं सकते, आप सही से क्लियरिफाई नहीं कर सकते। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिलेवेंट पॉइंट इज द अर्ली सिस्टम वेयर नोन एज द। हाँ, जाहिर सी बात है, शुरू के जो इन्फॉर्मेशन, जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़े,
सबसे पहले जब हमने बॉटनी या किसी प्लांट को सिस्टमेटाइज ढंग से स्टडी करना एक महत्वपूर्ण कार्य समझा या हमारे लिए उपयोगी समझा गया, तब हमने जब किसी भी प्लांट को या किसी प्लांट किंगडम को किस तरीके से हम क्लासीफाई करें, ये जब बात में दिमाग में आती है तो शुरू के जो क्लासिफिकेशन किसी के भी द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं उनको हमने क्या कहा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहा। और नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आप जानते हैं फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस थे। तो थियोफ्रेस्टस महोदय ने भी अपना जो क्लासिफिकेशन दिया था वो भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही आता है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत इसलिए आता है क्योंकि उसमें उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन थे। वो इंफॉर्मेशन किस बेसिस पर थे? बेसिस ऑफ द हैबिट, फॉर्म, टेक्सचर। इन बेसिस पर उन्होंने, हैबिट का मतलब है कि इसको स्वभाव या फिर किस तरीके से किस प्लेसेस पे पाए जा रहे हैं, फॉर्म्स उसकी बनावट कैसी है, टेक्सचर आकारिटी कैसा है, ये सब बेसिस पे है। और इसी बेस पर, इन तीनों ही बेसिस पर जो हमने ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको सामने बेस बनाया हुआ है, उसी बेसिस पर उन्होंने एक जो क्लासिफिकेशन दिया था उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। आप जानेंगे कि अब हमने PDF भी जो बनाया है इसी तरीके से आपको इंफॉर्मेटिव चीज़ें एक एक पॉइंट वाइज हमने वहाँ पे लिखा है और बहुत ज़्यादा आपको हौच पौच नहीं करने की ज़रूरत है। जितनी आवश्यकता की चीज़ें हैं जो फर्स्ट पेपर में जो डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो सब के सब आपको एक वेल रिफाइंड ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से उसको हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है जिसमें आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इन्हीं तीनों बेसिस पर थियोफ्रेस्टस महोदय ने अपना जो क्लासिफिकेशन दिया था वो हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। आज भी आप हर्बेरियम पढ़ते हैं तो उसमें हर्ब्स को कलेक्ट करते हैं और उससे भी थोड़ा बड़े प्लांट हो जाएं तो उनको हम श्रब्स कहते हैं, और उससे भी बड़े प्लांट हैं तो हम उसको ट्रीज की बात। तो ये जो तीनों बेसिस, शुरू में जो तीनों बेसिस थे ये थियोफ्रेस्टस महोदय द्वारा दिए गए थे। और इसके बाद क्लायरोलस लीनियस महोदय ने क्लासिफिकेशन दिया और बेसिस क्या था, नंबर ऑफ स्टेमेंस के आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। और वो कितने भागों में क्लासिफाई किया था? 24 भागों में, 24 क्लासेस में उन्होंने डिवाइड किया था अपने क्लासिफिकेशन को और बेसिस था नंबर ऑफ स्टेमेंस। तो इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन ये आपके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और जो सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन से जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें थी हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बाद अब हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में जैसा कि हमने देखा कि थियोफ्रेस्टस महोदय ने और फिर आपके जो क्लायरोलस लीनियस महोदय ने अपनी जो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, हालांकि वो क्लासिफिकेशन उतना इंफॉर्मेटिव नहीं था जितना कि आज के समय में उसकी रेलिवेंसी इसलिए उतनी नहीं है जैसे कि होनी चाहिए। उसमें जो इन्फॉर्मेशन थे, जो क्लासिफिकेशन की जो बेसिस थी वो उतने इन्फॉर्मेटिव नहीं थे जिस कारण से उसको हम बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत उसको हमने स्टडी किया। लेकिन अब यहाँ पर जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे सामने जो दिखाई दे रहे हैं ये उससे ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा रिफाइंड तरीके से ये क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट किया गया है और जिसके कारण ये क्लासिफिकेशन मोस्ट या आज के समय में जो टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखते हैं तो ये क्लासिफिकेशन की रिलेवेंस ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। ज़्यादातर की आपको एशिया की जो कंट्रीज़ हैं हमारे उसमें इंडिया भी आता है। तो इसलिए सबसे पहले बात कि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये ज़्यादा रिलेवेंट क्यों है, इसकी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी क्यों है, इसके पीछे रीज़न है कि जो इसमें इंफॉर्मेशन थी, जो बातें हमने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ी उससे ज़्यादा या उसमें रेलिवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, चाहे आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर और जितने भी इंफॉर्मेशन हैं उनके व्यू से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं और ये ज़्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट लिए हुए हैं। तो सबसे पहली बात है कि इनकी जो
बेसिस है या इसमें क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, हम उसको देखते हैं। तो पहला है कि बेस्ड ऑन मेनी इंपॉर्टेंट करेक्टर्स मोस्टली मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ। तो इसमें जो करेक्टर्स थे जिसको बेसिस पर ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया, रिप्रेजेंट किया गया, उसमें ऑथेंटिसिटी को सभी जो टेक्सोनॉमिस्ट थे, येट टू बी द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब से नहीं आया था तब तक तो ये मान के चलिए कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी दी गई, बहुत ज़्यादा उसकी ऑथेंटिसिटी को माना गया, उसमें चैलेंज ही नहीं किया गया। आज भी हमारे इंडिया में या फिर जितने भी आपकी एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें ये सिस्टम जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, बात ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है तो जाहिर सी बात है कि इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा होंगे और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। और इसमें जो बेसिस लिया गया है तो ये जान लीजिए कि इसमें जो बेसिस जिस बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है मोस्टली मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मतलब इसमें किसी भी प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है उसमें जो वाह आकार की है, ऐसा नहीं कि इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट किया गया है, यहाँ पे एनाटॉमी को कलेक्ट किया गया है, कुछ ही इन्फॉर्मेशन भले ही कहीं से थोड़ा बहुत कलेक्ट किए गए हैं, लेकिन जो बेसिस है इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो टोटली आपका मॉर्फोलॉजी है, उसकी आकार की या वह आकार की जिसको हम उसकी एक जो उस सिस्टम की क्लासिफिकेशन की बेसिस है जिस आधार पे वो क्लासिफिकेशन दिया गया है। दूसरा है द नेचुरल अफिनिटी एंड रिलेशनशिप सो द क्लोजली रिलेटेड वंस शुड नेचुरली बी ग्रुप टुगेदर। तो पहले हम इंफॉर्मेशन में जो आर्टिफिशियल में देखा, आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन में आपने देखा कि हमने ये नहीं कहा कि किसी प्लांट का दूसरे प्लांट से इंटर रिलेशनशिप या कुछ ऐसी अफिनिटी या ऐसा लगाव जिससे कि कहा जा सकता है या कहा जाए कि यह क्लासिफिकेशन या इस फैमिली का जो प्लांट है वो दूसरे फैमिली के प्लांट से फला फला जो रिलेशंस हैं या कैरेक्टर्स, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, कुछ उसमें डिफरेंसेस हैं, उस बेसिस को लेकर के हम उसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। ऐसा कुछ भी नहीं था नेचुरल सिस्टम जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। लेकिन यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन आप देखेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पर ये एक प्लांट फैमिली या एक प्लांट किंगडम का जो किसी एक पर्टिकुलर क्लास को किसी दूसरी पर्टिकुलर क्लास से हम किस तरीके से कोरिलेट करते हैं, उसमें क्या इंफॉर्मेशन कॉमन है और कौन से इंफॉर्मेशन एक दूसरे से डिफर हैं, उस बेसिस को लेते हुए हम उस क्लासिफिकेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किए और उसमें देखते थे कि जो भी कुछ इंफॉर्मेशन उसमें क्या रिलेशनशिप है, उसमें क्या अफिनिटी है और क्या चीज़ें जो क्लोजली रिलेटेड डाटा हैं, जो कुछ हमने वहाँ पे कलेक्ट की इंफॉर्मेशन, उनके बेसिस पर कौन कौन से प्लांट फैमिली को हमने एक ग्रुप में किया इकट्ठा, उन्हीं बेसिस के आधार पर उनमें कि इनको किसी एक ग्रुप में कलेक्ट किया गया, किसी एक ग्रुप में उसको देखा गया। और या कहा जा सकता है कि अगर उनमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिलेशन है, जो एफिनिटी है, वो एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीकियाँ दिखाई दे रही हैं, ज़्यादा एफिनिटी है, तो हमने क्या किया, उसको किसी एक ग्रुप में हमने उसको क्लब किया, उसमें एक ग्रुप में उसको इकट्ठा किया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इसी क्लासिफिकेशन को हम हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल किस लिए कहते हैं? हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि जो पैरेलल हो, जैसे कि ये अर्थ के पैरेलल अगर कोई चीज़ हम चल रहे हैं, जैसे कि हमारा ये हैंड है, आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल है टू अर्थ, मतलब कि अगर इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसलिए कहा क्योंकि इसमें जैसे कि यहाँ पर अगर कोई प्लांट है, एक सेम डाटा और एक सेम इंफॉर्मेशन, एक सेम प्लेस और एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर किसी भी
पर्टिकुलर एरिया से हमने किसी प्लांट को हमने वहाँ से क्या किया, कलेक्ट किया, तो उससे जो करेक्टर्स हैं उसके बेसिस पर उस या तो डिफरेंसेस हम देखेंगे या तो फिर हम उसमें जो चीज़ें कॉमन हैं हम उस चीज़ को इंफॉर्मेशन के रूप में कैरेक्टर्स को वहाँ पे क्या करेंगे, पिकअप करेंगे। तो इस तरीके से इसको हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं कि मतलब कि जो एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड या पर्टिकुलर एरिया में जो इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टाइम पर हमको इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं वो इंफॉर्मेशन को बेसिस पर ही हम ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने आगे बढ़ाया। दूसरा चीज़ है कि प्री डार्विनियन सिस्टम, ये नेचुरल जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, अब ये जो डार्विन की थ्योरी थी उससे पहले की ये उसी के समय जब शुरू में डार्विन की जो थ्योरी जब पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं थी, डार्विन की फिंचेस तो आप जानते होंगे, उसी बेसिस पर उन्होंने अपनी पूरी जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ को उन्होंने दिया। तो उसी बेसिस पर यहाँ पर जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उस समय जो फ्लरिश हो रहा था वो भी डार्विन की जो थ्योरी थी उसके पहले से ही या उसी समय पैरेलल माना जा सकता है। और ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया, तो ये डी जेस्यूज टैक्सोनॉमिस्ट थे, फिर अगस्टिन पायरिन डी कैंडोल, ये अगस्टिन पायरिन डी कैंडोल जो टैक्सोनॉमी के फादर कहे जाते हैं और उनको हम मानते हैं, अगस्टिन पायरिन डी कैंडोल। और जो आज के समय में जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये आपका बेंथम और हुकर महोदय द्वारा दिया गया है। ठीक है, बेंथम एंड हुकर महोदय द्वारा ये दिया गया है। अब हम आते हैं कि अब ओवरऑल हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन रहे हैं हमने उसको आपके सामने रिप्रेजेंट किया। अब हम आते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है। तो उसमें सबसे पहली बात कि ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये आपका इवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको हम इवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी मानते हैं। और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो डाटा हैं, वो कंप्यूटर बेस्ड डाटा है, मतलब कि वेल रिफाइंड डाटा। यहाँ पर अभी तक हमने आर्टिफिशियल में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन की बात की, फिर बाद में जो इंफॉर्मेशन आपके सामने रिप्रेजेंट किया उनमें कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, लेकिन वो भी मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा। यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको हमने एनाटॉमिकल डाटा को भी लिया और ये आपका जो कंप्यूटर बेस्ड डाटा है उसको हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है कि अब जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक वेल रिफाइंड इंफॉर्मेशन है जिसमें टू एंड फ्रो की कोई गुंजाइश नहीं है। इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप, यहाँ पर जैसे कि शुरू में आपने देखा है जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे उसमें जो इंफॉर्मेशन थी वो मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थी। यहाँ अगर हमने एनाटॉमिकल लिया, जेनेटिकल लिया, तो कुछ जेनेटिकल जो इंफॉर्मेशन है उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का काम किया और उसी बेसिस पे हमने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया कि ये जो बेसिस है, जो रिलेशनशिप है, जहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया, लेकिन यहाँ पर हम जेनेटिकल रिलेशनशिप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी चीज़ की डिफ़िकल्ट ड्यू टू द लिमिटेड इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन अगर हैं तो इसमें इस क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करना ये बहुत ज़्यादा कठिन काम है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड और पूरे डाटा जब तक आपके पास अवेलेबल नहीं रहेंगे तब तक आप फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। उसमें कुछ न कुछ आपको कमियां देखने को मिल ही जाएंगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन जो आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये बेसिस क्या है, इसमें क्या क्या है, इसमें तो नेचुरल और फाइलोजेनेटिक एविडेंसेस दोनों को यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है कि ये दोनों का कॉम्बो है, मतलब कि दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए
फाइलोजेनेटिक सिस्टम ये एविडेंसेस को और नेचुरल एविडेंसेस को जो हमारे सामने अवेलेबल हैं उन सबको अगर पूरी तरीके से कलेक्ट किया जाए तो ये एक कंबाइंड रूप से जो क्लासिफिकेशन हमारे सामने जो रिप्रेजेंट होता है हम उसको फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत स्टडी करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द नॉट ओनली अवेलेबल डाटा बट आल्सो रिलाई ऑन द प्रिज्यूम्ड एंसेस्ट्री। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो भी डाटा हमारे सामने या अवेलेबल हैं बस वही डाटा एक क्लासिफिकेशन इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस बन सकता है। इसके लिए आप देखते हैं कि अगर डाटा जो अवेलेबल हैं वो और कुछ उसके बेसिस पर हमने जो प्रिज्यूम्ड एंसेस्ट्री जो हायरार्की को जो आगे हम पढ़ना भी चाहते हैं जो हम जानना भी चाहते हैं जिसकी बेसिस वही है तो उसको हम प्रिज्यूम्ड करते हैं, हम उसको पहले से अनुमानित करते हैं। तो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि प्रिज्यूम्ड डाटा पर भी बेस्ड हैं उनको भी इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम कंप्यूटराइज्ड डाटा में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द टर्म्ड एज वर्टिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा कि हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखा तो उसमें हमने देखा कि जो क्लासिफिकेशन जो थे वो हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि अगर जो भी क्लासिफिकेशन है वो एक इंफॉर्मेटिव क्लासिफिकेशन एक पैरेलली एक ही बेस पर या पैरेलल हमने नॉलेज या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। लेकिन यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है ये आपका वर्टिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। मतलब कि एक क्लासिफिकेशन के बाद एक वर्टिकली जो क्लासिफिकेशन है वो पूरी तरीके से आपको दिखाया गया है कि अगर इसके पहले जो इन्फॉर्मेशन थे बाद में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ न कुछ या तो ऐड हुआ है या तो फिर क्या हुआ है कि वो उसमें कुछ रिडक्शन हुआ है, कुछ कमियां हुई हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस क्लासिफिकेशन का बेसिस आफ्टर डार्विनियन थ्योरी, मतलब कि डार्विन की थ्योरी के बाद ये क्लासिफिकेशन जो आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ। तो ये डार्विन थ्योरी से बाद का क्लासिफिकेशन है। तो उसमें डार्विन की जो भी फिंचेस थी, जो भी इंफॉर्मेशन थे जो एक नेचुरल सिस्टम में वहाँ पे कलेक्ट नहीं किए जा सके, रिप्रेजेंट नहीं किए जा सके हैं, वो क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है। इसके जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो कौन कौन से थे जो इस क्लासिफिकेशन को बेसिस के रूप में दिए। तो उसमें एक्लर, एंगलर, पेंटल, बेसिस, हचिंसन, तखजेन, कॉन्क्वेस्ट एंड सो ऑन, इतने सारे जो टैक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने अपना इंफॉर्मेशन दिया कि ये बेसिस क्या रहा है इस क्लासिफिकेशन का, और उस बेस को देखते हुए इन्होंने ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट टू द रिसेंट क्लासिफिकेशन एंड सर्व्स द ग्रेटेस्ट पर्पसेस। तो although every classification have their some shortcomings, but the phylogenetic system of classification is the well refined classification that was the much more relevant classification, and in the today's sense also this system of classification is the most acceptable classification. So we will study all the points that was related to the natural system of classification and the phylogenetic system of classification। and सबसे पहले हमने जो पढ़ा था क्लासिफिकेशन वो आपका क्या कहते हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को भी हमने पढ़ा था, और उसमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन थे और उस इंफॉर्मेशन को
किसके किसके द्वारा या किस टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, हम उन सब को एक एक करके यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट किए और हमने सभी की जो पॉइंट्स जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में फ्लैट क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपके सामने रिप्रेजेंट किए गए। तो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स।